चीन में गगनचुंबी इमारतों पर सीमाएं लगाने का नियम। ऊंची ऊंची इमारतें और गगनचुंबी इमारतें शंघाई के पुडोंग में हुआंगतू नदी और लुजियाजुई वित्तीय जिले के क्षितिज पर हावी हैं। शहरों की पारंपरिक शैली को नजरअंदाज करने के बाद 500 मीटर से ऊंची इमारतें प्रतिबंधित हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि हाल ही में एक दिशानिर्देश गगनचुंबी इमारतों के निर्माण को नियंत्रित करेगा ताकि देश की ऐतिहासिक और पारंपरिक इमारतों की रक्षा की जा सके और शहरी वास्तुकला को देश की संस्कृति का अधिक प्रतिनिधि बनाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि दस्तावेज में बड़े रियल एस्टेट विकास के कारण कुछ शहरों की ऐतिहासिक शैलियों को नुकसान से बचने की उम्मीद है। आवास और शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार उच्च वृद्धि वाली इमारतों का फ्रीव्हीलिंग निर्माण शहरी क्षेत्रों में नहीं होगा और छोटे शहरों में भी सख्त ऊंचाई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। दस्तावेज के अनुसार 500 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उनकी योजनाओं को केंद्र सरकार के 2 निकायों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। दिशानिर्देश के अनुसार प्रांतीय आवास और शहरी ग्रामीण विकास विभाग 250 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण को मंजूरी देने के लिए अधिकृत है। हालांकि ऐसी इमारतों की योजना को मंत्रालय में पंजीकृत करने की आवश्यकता है। शहर के पैमाने और स्थानीय आग नियंत्रण क्षमताओं सहित कारकों की एक श्रृंखला 100 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के स्थानीय अधिकारियों की परीक्षाओं में विचार किया जाएगा। निर्माण को तब तक शुरू नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे सख्त भूकंपरोधी परीक्षा और अनुमोदन से नहीं गुजरते। इस बीच इमारतों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो प्रमुख शहरी क्षेत्रों की सुविधाओं और शैलियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अधिक ऐतिहासिक वास्तुकला और पारंपरिक आवासों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। बीजिंग आवासीय रियल एस्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख ली नाइचाओ ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह आर्थिक विकास के लिए कई शहरों के ऐतिहासिक और पारंपरिक सुविधाओं के बर्बर विनाश पर ब्रेक लगाने में मदद करेगा। किसी भी ऊंची इमारतों के लिए वे निश्चित रूप से शहरों की मूल विशेषताओं और शैलियों को नुकसान पहुंचाएंगे और स्थानीय इतिहास और संस्कृति के उत्तराधिकार को तोड़ देंगे क्योंकि ऐसी इमारतें नहीं हुआ करती थीं, उन्होंने कहा। हालांकि कुछ शहरों ने शहरी अचल संपत्ति के विकास में इस तरह की सुविधाओं और शैलियों की सुरक्षा की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि आर्थिक लाभ को अधिकतम करने के लिए कुछ डेवलपर्स फर्श के क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो वे ऊंची इमारतों का निर्माण करके बेच सकते हैं। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में देश के सुधार और उद्घाटन के बाद से देश ने अपने कुछ प्राकृतिक संसाधनों का त्याग किया है और कुछ शहरी क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व की विशेषताओं और शैलियों को भी नुकसान पहुंचा है। हमें इस पर ब्रेक लगाना चाहिए क्योंकि हम एक नए विकास के चरण में प्रवेश करते हैं। यह एक शानदार दिशानिर्देश है। हम बर्बर तरीके से आर्थिक उद्देश्यों के लिए शहरों की विशेषताओं और शैलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, उन्होंने जारी रखा। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि वास्तुकला डिजाइनों में नकल को रोकने के लिए स्टेडियम, संग्रहालय, प्रदर्शनी हॉल और थिएटर सहित बड़ी सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रबंधन तेज किया जाएगा। ली ने कहा कि ऐसे सार्वजनिक भवन शहर की छवि के प्रमुख प्रतिनिधि हैं और उन्हें प्रत्येक शहर की विशेषताओं पर गर्व करना चाहिए। वर्तमान में चीन में आवासीय भवनों की तरह ये सुविधाएं स्थानीय सुविधाओं को प्रकट करने में विफल हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों के लिए यह निर्धारित करना मुश्किल है कि अगर वे इमारतों की समानता के कारण इसका नाम बताए बिना किसी शहर में भेजे जाते हैं तो वे कहाँ हैं। हाउसिंग और शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार कुछ शहरों में वास्तुकला को अनावश्यक रूप से अस्थिर करने की कोशिश करने वाले कुछ शहरों के कारण अराजकता को दूर करने में मदद करने के लिए दिशानिर्देश की उम्मीद है। और आवास और शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार इसके अलावा वह देश के सांस्कृतिक आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और चीन की विशेषताओं को प्रकट करेगा।